सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे लोग? सब आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं आप लोग। सो बेटा, मैं आपको बता दूं, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों का डाउट भी होता है और इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना। वैसे है चैप्टर बहुत आसान और कई बार बच्चों को आ तो जाता है, बट छोटे छोटे डाउट्स बहुत दिक्कत करते हैं, है ना। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते, न्यूमेरिकल तो उसमें बड़े इजी हो जाते हैं अगर आपको मोशन और लॉज ऑफ मोशन आता है। सो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाता है ये वाला चैप्टर, क्योंकि आपको वो दोनों चैप्टर अच्छे से आते हैं। अच्छा, कमाल की बात ये, अगर आपको वो दोनों चैप्टर नहीं आते और अगर आपको कहीं समझ भी नहीं आ रहे जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, या फिर अगर आप ट्यूशन नहीं ले रहे, सो वो दोनों चैप्टर की वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं, जहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। विद उसके हर टॉपिक के बाद मैंने एक या दो न्यूमेरिकल भी कराए हैं, तो जहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, इवन आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशन जो ये चैप्टर है आपका, ये है तो बहुत वास्ट, बट आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड है। फिर भी मैं इसको बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़, अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा, इवन पढ़ भी रखा है, दोनों अगर नहीं पढ़ रखा तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। और अगर आपने पढ़ रखा है पहले से स्कूल में, कोचिंग में, और अगर कोई टॉपिक्स या कोई चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, तो आज हम इसको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हमारे दो पार्ट होने वाले हैं। दो पार्ट मतलब ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में सिर्फ ग्रेविटेशंस की बातें करते हैं हम लोग, और दूसरे पार्ट में हम प्रेशर, थ्रस्ट, बायोएंस फोर्स, है ना, या फ्लूइड का प्रेशर कैसे होता है, यानी डेंसिटी वाला कंसेप्ट, वो सारा अलग है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम ग्रेविटेशन को दो पार्ट में बांटेंगे, जिससे हमारी वीडियोस की लेंथ छोटी रहे, इवन आपको पढ़ने में मजा आए। छोटी लेंथ में एक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर विद न्यूमेरिकल। ठीक है, दो पार्ट में मैं ग्रेविटेशन कवर करूंगा और कोशिश करूंगा एक पार्ट में ये डेंसिटी वाला कंसेप्ट, इवन हो सकता है अगर उसके लिए भी, यानी ओवरऑल ये जो हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, 3 या 4 लेक्चर में हम खत्म करेंगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 या 30-30 मिनट के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम नहीं गवाते, आज देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स होती क्या है, ग्रेविटी क्या है, सेंटीपिटल फोर्स वगैरह क्या है, उसके अलावा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इस लॉ का, है ना, ULOG मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इंपॉर्टेंस है, और फ्री फॉल समझेंगे। उसके अलावा हम न्यूमेरिकल भी करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए समझते हैं। अच्छा देखो, इसको समझने से पहले ना आपको समझ में आना चाहिए यार, किसी भी चीज को इजाद करते हैं या ग्रेविटेशन जो कंसेप्ट आया, या इसको जो आप पढ़ने जा रहे हो, यार ऐसे ही नहीं आ गया हवा में कि अब भाई चलो आज कुछ नहीं कर रहे, चलो एक नई चीज बनाते हैं ग्रेविटेशन नाम की। ऐसा नहीं हुआ भाई। इसकी थ्योरी आने से पहले ना लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते थे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, है ना, जैसे लाइक 4th में, 5th में, इवन 6th-7th में, तो ज़्यादा मुझे ऐसे बड़े सवाल आते थे कि यार पूरे ब्रह्मांड में, इवन यूनिवर्स में, जहाँ आपका हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, मतलब इतना मेरे को नहीं पता था मिल्की वे नाम है उसका, गैलेक्सी वगैरह का। हाँ, मेरे को इतना लगता था कि अंतरिक्ष में जो हमारा अर्थ है, यार इसके नीचे ना कोई प्लेट है, ना किसी ने हाथ लगा रखा है, ये गिर क्यों नहीं जा रहा भाई नीचे, और अगर ये गिर रहा है तो भाई हमें पता क्यों नहीं लग रहा। मेरी मैम ने बोला भाई ये ना चारों तरफ सन के घूमता है। अब मेरा और दिमाग खराब, एक तो गिर नहीं रहा, घूम अलग से रहा है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं, ऐसे बचपन में बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपके भी आते हैं, है ना। आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चंस के जवाब ना अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यानी स्टडी ही दे देती है। सो आज ऐसे ही सवालों का जवाब दूंगा, जैसे मून हमारे चारों तरफ घूमता है, ऐसे कैसे घूम रहा है भाई, है भाई, अगर तू क्या घूमने निकला है और चारों तरफ कैसे कैसे घूम रहा है। इवन ये वाला सवाल भी आता था कि मैम बोलती थी कि बेटा हम ना अर्थ में रहते हैं, तो अर्थ में मैं ऊपर भी अर्थ हो, मतलब अर्थ के ऊपर भी समतल होता है और नीचे भी मतलब अर्थ घूमती रहती है ना लगातार। तो मतलब कुछ लोग ऐसा है जो भाई कुछ इस देश में रहते होंगे, जो इस साइड के एरिया में, तो कुछ लोग ऊपर रहते हैं। भाई यहाँ पे भी तो अर्थ धरती होगी, यहाँ अर्थ पे, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे करके, मैं सोचता था ये क्यों नहीं गिर रहा भाई, ये तो अर्थ के नीचे वाले साइड में खड़ा है। मतलब हो सकता है कि हम जहाँ खड़े हैं ये अर्थ का निचला वाला हिस्सा हो, यानी अर्थ ऐसा है तो हम नीचे ऐसे नीचे खड़े हो, जैसे मैं नीचे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, गिर क्यों नहीं जा रहा भाई मैं। ऐसे सवाल ना बहुत ज़्यादा आते थे मन में। सो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है ग्रेविटेशन हमें देता है। सो ग्रेविटेशन को समझना शुरू करते हैं। समझ आ गया होगा यार ग्रेविटेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये वर्ड आया कहाँ से, ये चीज़ें, ये इजाद कहाँ से हो रहा है भाई। ऐसे माइंड, जैसे आज मेरे मन में, मैंने बताया मेरे बचपन में ऐसे सवाल आते थे मन में, आपके हो सकता है अभी भी आते हो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो, और या बचपन में आते हो, और या फिर नहीं आते तो आज मेरी बात सुन के आ रहे होंगे। हाँ, ऐसे ही हमारे साइंटिस्टों के भी मन में ऐसा आता होगा,
और इसको जिन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी वो हमारे महान साइंटिस्टों में से एक आइजैक न्यूटन सर थे। जैसे कि आपको पता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी जितने भी लॉज ऑफ मोशन है वो आइजैक न्यूटन सर ने दिए, और यहाँ पर भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन का जो नियम है वो भी आइजैक न्यूटन सर ने दिया। और आपको पता है कि आइजैक न्यूटन सर वो साइंटिस्ट है जिसपे जिन्होंने फिजिक्स की नींव रखी, जिसको कहते हैं ना जब घर बनता है तो पहले नींव रखते हैं फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, जो सबसे पहली यूनिट रखी वो आइजैक न्यूटन सर, आप ऐसा कह सकते हैं। बाकी इससे पहले ऐसा नहीं है, मैं इससे पहले की बात और भी है, जैसे हमारे ग्रंथों में है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऋषियों ने भी पहले वैज्ञानिक रूप से अपने वेद शास्त्रों में वहाँ सब भी कर रखा है। मैं बट जो हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली तो सबसे पहले हम आइजैक न्यूटन सर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम अपना वेद शास्त्र वगैरह के बारे में हमारे में नहीं पढ़ाया जाता, बट अब जब एडवांस पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि ये इंडिया में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही ईजाद हो रखी है। खैर मैं इस चीज़ को ऐसे खींचता नहीं हूँ लंबा लंबा, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस कॉन्सेप्ट को, ग्रेविटेशन फोर्स। तो जैसे कि आपको समझ आ गया कि भाई चारों अर्थ सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, क्या कारण हो सकता है, तो इन सब का जो कारण है ना वो ग्रेविटेशन फोर्स ही है। यानी अब ग्रेविटेशन फोर्स होता है कि किस तरह की फोर्स है बेटा, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव का मतलब क्या, जो आपको आकर्षित करती है। जो आपको दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। कौन से दो ऑब्जेक्ट सर, बेटा यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, एक फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखो डेफिनेशन भी है ये, एवरी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड, वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी एक फोर्स है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये तो समझ आ गया सर ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कि एक ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मन में सवाल आ रहा है सर क्या मैं भी सबको अट्रैक्ट करता हूं, बिल्कुल भाई, आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आप अपने डेस्क को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, जादुई शक्ति है आपके पास, आप अपने पेन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉपी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इवन आपके दोस्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, आपके फ्रेंड है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, वो वाली बात भी है। तो सर ऐसा क्यों नहीं कि मेरा दोस्त है बंटी, है, तो वो मेरे एकदम ऐसे, मैं उसको बुलाऊं, हाँ भाई बंटी आजा, ऐसे एकदम चिपक जा रहा है मेरे हाथ पे, ऐसा तो नहीं हो रहा। सो ये है क्या, तो अभी आपको पता लगेगा कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मास पे। मास यानी अभी आप समझो मास वजन होता है। आगे बाकी इस चैप्टर में अभी आज मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, मतलब अगली वीडियो में क्लियर करूंगा मास और वेट में क्या अंतर होता है। फिलहाल आप मास को वजन मान सकते हो, जैसे आपका नॉर्मली वेट होता है 60 किलो 40 किलो, अभी तो आप छोटे हो तो 40-50 किलो के एवरेज होगा, ठीक है। सो आपका जो वजन होता है उसी को हम मास बोलते हैं, है ना। जिसका जितना ज्यादा मास होता है, जिसका जितना ज्यादा मास होता है, जिसका ज्यादा वजन होता है, आप ऐसा कह सकते हो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को उतना ही अट्रैक्ट कर सकता है। और आपको मैं बताऊं ग्रेविटेशन फोर्स का भी जब फॉर्मूला पढ़ोगे आप, तब आपको पता लगेगा कि इसको निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। और आपको तब पता लगेगा कि ये जो मास है, छोटे मास पे छोटी ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। और आपको बताऊं कि हम लोग जैसे दो व्यक्ति हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में बहुत छोटी फोर्स लगती है। क्या लगती है, बहुत छोटी फोर्स लगती है, मतलब ना के बराबर फोर्स। तो आपको पता नहीं लगता कि आप ऐसे बुला रहे हो बंटी को, तो उसको नहीं पता लग रहा कि आप फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि इतनी फोर्स लग रही है कि ना के बराबर है, बिल्कुल बहुत कम लग रही है। समझ आ रहा है क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आपको ग्रेविटेशन फोर्स समझ आ गया है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स को समझने के बाद ये तो समझ आ गया कि सर कि जैसे अर्थ है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, सन सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से वो एक दूसरे के पास कोऑर्डिनेट करके ऐसे रुके हुए हैं, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रही अर्थ। बट अब ये वाली बात नहीं समझ आ रही सर कि ये जो घूमता कैसे रहता है, कौन, जैसे मून है अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमता रहता है, या जैसे सन है सन के चारों तरफ अर्थ क्यों घूमती रहती है, बाकी प्लैनेट्स कैसे घूमते रहते हैं। आपने तो बोला अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो सन है, ये जो सन है हमारा, ये जो सन है हमारा, है ना, ये अर्थ को ऐसे अपनी तरफ खींच ले, आजा भाई अट्रैक्टिव फोर्स, आजा खींच ले, और फिर हम सीधा सन के अंदर कमाल की बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, ये तो घूमने लग रहा है, ये तो घूमने लग रहा है, ऐसा क्यों, इसका कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कारण है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, समझते हैं इसको, समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसको हम एक ना आपकी एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, उस एक्टिविटी से समझते हैं। आप एक रस्सी लो, एक धागा लो, रस्सी लो, उसमें आप क्या कर लो, पत्थर बांध दो। अब उस पत्थर को आपने बांधा है और उस रस्सी को हम लगातार ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। सो नॉर्मली कुछ इस तरह से, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक पत्थर बांधा हुआ है, ये हाथ में,
और ये ऐसे करके, ये ऐसे करके चारों तरफ, ये सेंटर पे ये पत्थर ऐसे, ये पत्थर की रस्सी है और ये हमारा स्टोन है पत्थर, ठीक है। और ये ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, इधर ऐसे चल रहा है ये पत्थर, ठीक है, चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये घूम रहा है, तो आप जरा ध्यान से देखो, उस रस्सी को हमने बीचों बीच ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे ऐसे करके अपने चारों तरफ घुमा रहे हैं। अब ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब घर पे नहीं, पार्क वगैरह में करना, वरना किसी को चोट लग जाएगी। पत्थर मत बांधना, छोटी मोटी बॉल वगैरह बांध के देख सकते हो। तो आप देखते हो कि सेंटर से आपने उस बॉल को अपनी तरफ खींच रहे हो, वो जो पत्थर है या स्टोन है उसको आप क्या कर रहे हो, ऐसे सेंटर से खींच रहे हो, मतलब आप ध्यान दो तो ऐसे उसको सेंटर से आप एक ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हो और थोड़ा सा खींचते हुए ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे खींच के अपनी तरफ घुमा रहे हो, यानी एक सेंटर से फोर्स लग रही है। आप ध्यान दो, यहाँ पे सेंटर पे आपने पकड़ रखा है, तो इस पत्थर की इस रस्सी पे एक सेंटर से फोर्स लग रही है, और यही जो सेंटर से फोर्स लग रही है जिसके कारण ये लगातार घूम पा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, ठीक है। ये हमने मोशन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करा था, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ये यहाँ पर क्या कर पा रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। किस वजह से? सेंटर पे एक फोर्स लग रहा है, और यही जो फोर्स की वजह से घूम पा रहा है, किस तरह से घूम रहा है सर? गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। कारण क्या है? सेंटर पे एक फोर्स लग रही है उसके कारण, और यही सेंटर पे लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा ग्रेविटेशन वाले सब कंसेप्ट में समझते हैं। अब यहाँ से, अब ये सन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो अर्थ है, अर्थ से सन पे कोई रस्सी तो बंधी नहीं है, अर्थ पे सन से कोई रस्सी तो बंधी नहीं है, फिर कैसे घूम रहा है? तो बेटा ये क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है, इसी फोर्स को कन्वर्ट कर देता है सेंट्रीपिटल में। इसको बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलना। क्या बोलते हैं? आपदा को अवसर में बदलना। समझाता हूं मैं, समझाता हूं, समझ आएगा। आपदा को अवसर में बदलना भाई, जैसे कि भाई मेरे घर पे कोई आ रहा है और रोज जाके ना से एक बोतल रख के जा रहा है, चाहे वो नशेड़ी है, दारू की बोतल रख के मेरे घर के आगे 2 बोतल रख के चले जा रहा है, रोज रोज आ रहा है, 2 बोतल रख के चला जा रहा है, रोज आगे 2 बोतल चला जा रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा रख के नहीं जा रहा है ना। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो यही दे रहा हूँ, ठीक है। या कोई भी बोतल मान लो, कोई कैंपा की या कोई भी जिसको फेंकनी चाहिए, वो कांच की बोतल मेरे घर पे रख के जा रहा है। अब ये क्या है? ये मेरे लिए तो नुकसानदायक है यार, रोज मेरे घर के आगे कोई कचड़ा फेंक के जा रहा है। बट मैंने क्या करा, इसको अवसर में बदल सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, रोज 2 बोतल बेच के आ रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं एक बोतल 5 रुपए की, तो रोज मेरे को 10 रुपए का फायदा हो रहा है ना, और 30 दिन में हो गया 300 का फायदा, है ना। तो ऐसे मेरा तो फायदा हो रहा है, मैंने आपदा को किसमें बदल दिया? अवसर में। ऐसा सेम वही वाली बात कि इसने क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको खींचने में ना लगाकर घुमाने में लगा दिया। खींचने में ना लगाकर क्या लगा दिया? घुमाने में लगा दिया, जिसकी वजह से अर्थ चारों तरफ घूम रहा है। सेम कंसेप्ट से हमारा जो मून है वो भी चारों तरफ क्या कर रहा है? अर्थ के घूम रहा है। यानी जो भी अब सिस्टम आपके समझ में आता है ना घूमने वाला, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कारण है ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स खींचने वाली फोर्स को इसने कन्वर्ट कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स में, यानी आपको लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये चारों तरफ घूम रहा है। समझ आया क्या? अब थोड़ा सा एकदम क्लियर ना हो रहा है, क्योंकि मैं इसको ज्यादा डीप पढ़ा नहीं सकता। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप 11th क्लास में साइंस लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आता है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, इतना फिर भी आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि इतना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई इसने आपदा को किस में बदल लिया? अवसर में, ठीक है। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रही है, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच, एक सेंटर से, और उसी फोर्स को, जो सेंटर से फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अच्छा बेटा, ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। मैंने अभी ग्रेविटेशन फोर्स बताया। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है। क्या है? यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब पूरे यूनिवर्स में सबके लिए ग्रेविटेशन फोर्स सेम लगेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी ये फोर्स सबके लिए सेम है ना। सेम का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाकी सेम फोर्स है, मतलब सब पे थोड़ी थोड़ी। सेम का मतलब सब पे ग्रेविटेशन फोर्स एक ही तरह से लगती है, ठीक है। हाँ, अब जिसका मास ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा, जिसका मास कम उसकी फोर्स कम। ये वाली बात समझ आ रही है? ठीक है। तो लेकिन ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर सर फर्क क्या हुआ? अरे भाई रुको जरा, जैसे हम अर्थ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ पे ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ही है, इसको मैं से ऊपर फेंक रहा हूं, तो अर्थ की वजह से क्या कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी एक मास तो आपने फिक्स कर दिया अर्थ, और अर्थ जब किसी को भी खींचता है तो अर्थ से खींचने वाली ग्रेविटेशन फोर्स को मैंने ग्रेविटेशन फोर्स ना बोल के स्पेशल नाम दे दिया, ग्रेविटी। क्लियर है? और ग्रेविटेशन फोर्स को क्या बोलते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट,
अर्थ मून हो सकता है, मून सन हो सकता है, मार्स प्लूटो हो सकता है, मार्स सन हो सकता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटी। आया क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई फिर चीजें आसान हो जाती है ना। ग्रेविटी बोलने से बच्चों को समझ आता है कि सिर्फ उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो अर्थ पर लग रही है या फिर अर्थ किसी पे लगा रही है। क्लियर है क्या? इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया ग्रेविटी। समझ आ गया होगा। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये नियम क्या करता है? ये नियम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देता है। क्या देता है? फॉर्मूला। चलो पढ़ते हैं फटाफट से। कहता है एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स है। दैट फोर्स इज व्हाट? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स यार, विच इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहे हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलो समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको ले लेते हैं m1, या ऐसा कुछ भी नहीं लेते, ऐसे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ये। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है सेंटर से लगती है। कहाँ से लगती है? सेंटर से, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगती है, इसलिए इसको सेंटर फोर्स भी बोल सकते हो आप। मतलब नाम तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके अलावा ये सेंटर फोर्स भी होती है क्योंकि ये सेंटर से ही लगती है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। अब ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट अपने इससे खींच रहा होगा, किस फोर्स से? एफ फोर्स से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? d डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है? d। इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है। अब ये कह रहा है कि जो फोर्स लगती है, ये जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स, ये इस पे लगा रहा है एफ फोर्स, ये इस पे लगा रहा है एफ फोर्स, दोनों फोर्स सेम ही तो है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 इंटू में m2। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, इन दोनों के मास का जो प्रोडक्ट हो रहा है, उस प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d, इसके स्क्वायर के। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा m1 m2 बाय डी स्क्वायर। हम क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आएगा g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ये जो g आया ये क्या है? हमारे पास एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है बेटा, इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है क्या? m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, d डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा जी, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11। 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 11। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट यहाँ से निकाल लो भाई, इसकी यूनिट यहाँ से निकाल लो। ये फोर्स, ये दोनों मास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएंगे? जी के बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ जी बराबर में ये ये दोनों मास यहाँ प्रोडक्ट हो रहे हैं यहाँ के, डिवाइड, तो f बाय m1 m2, और ये डी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो डी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता है जी का हम यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और दोनों मास है, इसका केजी इसका केजी, तो केजी इनवर्स, केजी स्क्वायर इनवर्स। तो इसका हमारे पास यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा जी का फॉर्मूला। अच्छा ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप फोर्स निकालोगे तब ये जी की वैल्यू यही रहने वाली है, फिक्स है, फिक्स मतलब हर जगह चेंज, कहीं चेंज नहीं होनी, सेम है हर जगह, बिल्कुल सेम है। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? चलो, और ये हमारे पास क्या आ गया? फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा डी थोड़ा सही से बना दूं, ए तो नहीं लग रहा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सो बेटा अर्थ को आपने देख रखा है, बाइंड कर रखा है भाई, मैंने अभी बोला ना अर्थ के नीचे कोई बंदा खड़ा है भाई, वो गिर क्यों नहीं जा रहा? अर्थ ने उसको बाइंड कर रखा है, ऐसे पूरे अर्थ को भी तो बाइंड कर रखा है। अर्थ में भाई जैसे एक गोला है, अब इसको फील करो ऐसे करके, जैसे अर्थ गोला है, इसके ऊपर चीजें हैं, इधर चीजें, इधर चीजें। अगर अर्थ अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से एक दूसरे को ऐसे खींच के नहीं रखते तो हम तो ऐसे बिखर जाते हैं ना। तो ये जो बाइंड कर रखा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ये एक इंपॉर्टेंस है ना, समझ आ रहा होगा इस लॉ का इंपॉर्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है। और मतलब इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो मून चारों तरफ घूमता है अर्थ के, उसके अलावा जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? इंपॉर्टेंस है। ये एग्जांपल्स बोल सकते हो ग्रेविटेशन के, या इंपॉर्टेंस बोल सकते हो कि इस लॉ का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इस लॉ के क्या हेल्प्स है।
जहाँ पे आप ग्रेविटेशन को अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ भाई ये कितना जरूरी था। ठीक है, आगे बात कर ले, फ्री फॉल की बात करें। फ्री फॉल क्या होता है, इसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। द ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाता है, जैसे कि अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे गिराऊंगा, हाइट है, ठीक है, ऐसे गिराऊंगा। अब गिराऊंगा तो बेटा हवा भी चल रही है, एयर भी है, ठीक है, रेसिस्टेंस है, तो हवा इसको नीचे से भी हो सकता है ऊपर उठाए या साइड से भी लगे, तो ये ऐसे हवा में इधर भी जा सकता है। वैसे बहुत तेज चल नहीं रही यहाँ पे, है ना, लेकिन अगर कहीं चल रही होगी तो वहां तो लगेगा। तो ऐसा मान लो कि कोई भी और दूसरी हवा नहीं चल रही, किसी और तरह की फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही है, यानी अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा रहा। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तब उस दौरान पे जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे नीचे, है ना, जब कोई और फोर्स नहीं लग रही, जब उस समय पे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे गिराओगे, तब उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो सिर्फ क्या लग रहा है उस पे, ग्रेविटी। सो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे गिराया जाता है और उस पर सिर्फ इन्फ्लुएंस, यानी उसका गिरने का कारण सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, तो उसको उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ये फ्री फॉल कंडीशन में, अपने गिरने वाली कंडीशन में। समझ आया क्या, इसी को फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं, इसी को फ्री फॉल ऑफ है ना ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो, फ्री फॉल अगर आपको समझ आ गया तो एक छोटी सी बात और करेंगे। मिटो दूं क्या मैं इसको, ठीक है। चलो, फ्री फॉल अगर आपको समझ आ गया तो एक थोड़ी सी इसी फ्री फॉल में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या बात करेंगे जरा देखो, ठीक है। चलो, सो बेटा फ्री फॉल कंडीशन के अंदर, जब फ्री फॉल कंडीशन होती है, इस समय हमारे पास, है ना, फ्री फॉल कंडीशन में क्या लग रहा होगा भाई, ये अर्थ है, चलो समझते हैं इसको, ऐसे समझते हैं फ्री फॉल कंडीशन को। ये अर्थ है, ये बिल्डिंग है अर्थ के ऊपर, ठीक है, ये बिल्डिंग है मस्त, ठीक है। इस बिल्डिंग में आप में से कोई तो रहता ही होगा, और यहाँ से आप में से कोई देखो ऊपर खड़ा भी है, बड़ा बदमाश बच्चा है, इसने देखो कुछ गिरा दिया, पत्थर मान लो गिरा दिया ऐसे। ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये क्या है, एच हाइट है, एच ले लो, ठीक है, एच हाइट है भाई। अर्थ के सेंटर से लेके ये अर्थ का रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये टोटल हाइट क्या मान ली हमने, एच मान ली, क्या मान ली, एच। और यहाँ से पत्थर नीचे गिर रहा है, तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे जी। भाई पहले ऑब्जेक्ट का मास, देखो किसी में फोर्स कैसे निकालते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट का फोर्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास रखेंगे, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास रखेंगे, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एच, तो एच का स्क्वायर। क्लियर है क्या, ठीक है। आपको पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। सो एफ को मैं एम ए लिख सकता हूँ, एफ को मैं एफ के बदले एम ए लिख दूँ, और बराबर में जी एम ई एम ओ अपॉन में एच स्क्वायर। अच्छा ये एम क्या होता है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, नहीं समझ आ रहा है, या मल्टीप्लाई में आ जाकर डिवाइड में तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में एच स्क्वायर, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में एच स्क्वायर। अच्छा ये जो ए है ये क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आया, अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ रहा है भाई, मैंने बोला ना और कोई फोर्स नहीं है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आता है, तो इसको हम छोटे जी से डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन किसके कारण आया, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के कारण, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण आया हुआ एक्सेलरेशन को हम जी से दिखाते हैं, ठीक है। जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस जी की वैल्यू यानी इस एक्सेलरेशन यानी इस जी की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, ये रही 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ बेटा हमको पता ही होता है। अच्छा एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, एक बात और समझो भाई, ये फ्री फॉल की कंडीशन जो हमारी है, फ्री फॉल की कंडीशन है हमारी, ठीक है। अब किसी भी चीज को कहां से फेंकते हो भाई, अच्छा एक बात समझो, जैसे अर्थ है, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है, ये तो आपको पता है ना, अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का रेडियस बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अच्छा तो सोचो कितना बड़ा रेडियस है, अब उसके मुकाबले आपकी बिल्डिंग कितनी होगी, 1 किलोमीटर भी नहीं होती, आधा किलोमीटर भी नहीं होती, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये जो बिल्डिंग होगी ये तो बहुत छोटी है, इसकी हाइट तो बहुत छोटी है, इसकी हाइट क्या है, बहुत छोटी है। तो ये जो अर्थ का सरफेस है,
ये जो अर्थ का सरफेस है, इस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, चलो ये वाला ऐसे ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझते हैं जैसे हम पहले समझ रहे थे। तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है, ये अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत छोटी है कि नहीं है? बहुत छोटी है कि नहीं है? सही बात है भाई। कोई घर तो ऐसे 200-300 मीटर के 200-300 मीटर ऊंचे होंगे, शायद उतने भी ना हो। सही बात है कि नहीं है? 200, चलो 200 मीटर मान लो, 100 मीटर ऊंचा मान लो, बस इतने ज्यादा। और कहाँ अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, तो यानी ये हाइट तो बहुत छोटी है। तो अप्रोक्स ये जो टोटल हाइट है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही तो है। ये जो एच हाइट है, इसको हम अप्रोक्स क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ ही तो बोल सकते हैं। ये हाइट ज्यादा बड़ी थोड़ी ना है भाई। आप किसी भी पत्थर को फेंकोगे, कितना ऊंचे से फेंकोगे? अपने घर की छत से भी नीचे फेंकोगे? अरे माउंट एवरेस्ट से फेंक दोगे, है ना? इससे ज्यादा कितने फेंकोगे? लेकिन अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा है ना भाई उसके मुकाबले। अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, तो ये हाइट तो उसके आगे बहुत छोटी है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि सिर्फ अर्थ का रेडियस है, वो हाइट तो बहुत छोटी है। ठीक है, सो हम इसको एच ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं? आर ई लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। मास ऑफ अर्थ भी डिफाइंड होता है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ, आप देख लेना। तो यहाँ पे हम सबकी जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जी की एक वैल्यू निकल कर आती है। जी की वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9.8। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया क्या समझ में? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है क्या? क्या बच्चे समझ आया क्या? ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा कि भाई दो ऑब्जेक्ट का फोर्स, एफ को मैं ए लिख सकता था, ए एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी के कारण है तो ए को मैंने जी लिख दिया, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके अलावा मैंने बताया कि एच बहुत छोटा होता है भाई। अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत डीप है, बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले हाइट तो बहुत छोटी है। देन एच इज अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ। एंड देन जब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, है ना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। बाकी आप जी की वैल्यू आपको मैंने बताई, इसकी मैंने बताई, और मास ऑफ अर्थ की भी आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप वैल्यू लिख देना, आखिरी में आंसर ये लिख देना। क्लियर है क्या? ठीक है। सो बेटा आज का हमारा इस वीडियो का जितने भी कंसेप्ट थे वो तो हो गए। मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस पे दिखा देता हूँ, क्या नाम है, हमारे इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेना। इवन आपका जो एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर मैं हट रहा हूँ, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ और उस क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख देता हूँ और बताता हूँ कैसे करेंगे, और देन इस वीडियो को खत्म करेंगे। पहले आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा देखो जल्दी से एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? जैसे फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट मास ऑफ 1 kg प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। कह रहा है अर्थ है, अर्थ के कहाँ पे? सरफेस पे। ये देखो सरफेस के ऊपर ही क्या रख दिया हमने? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो बेटा इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बताना है आपको। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, एक ऑब्जेक्ट क्या है? मास ऑफ अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला हमारे पास, जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। और डी क्या होगा हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अब देखो मास ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6 × 10⁻24, और यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है अपने को। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा? 1 किलो। ठीक है, ये भी केजी में दे रखा है। ठीक है, अगर केजी में ना दिया हो तो आप पहले ऐसा यूनिट में चेंज कर लेना, जैसे ग्राम में दिया केजी में कर लो। अगर इसको सेंटीमीटर में, किलोमीटर में नहीं दे रखा होता, जैसे किलोमीटर में दे रखा होता है 6400 किलोमीटर मैंने बताया था रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, सारी चीजें पता लग गई, यहाँ पर पुट कर दो। अच्छा, जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करते हैं, सो देन एफ इज इक्वल टू में जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू में 10⁻11 इंटू में मास ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास? 6 इंटू में 10⁻24, देन इंटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 अपॉन में, और यहाँ पर क्या है नीचे हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू में 10⁻6 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स आके निकल के आएगा 9.8 न्यूटन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँगा थोड़ा सा, अब छोटे छोटे क्वेश्चन रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करने में भी पता लगेगा, इसमें काटा कुटी के दिखाने में आपको टाइम लग जाएगा, वीडियो और लेंथी हो जाएगी। सो नॉर्मली आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको अर्थ दे रखा है, मून दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ये आपसे फोर्स पूछ लिया। सो जाहिर सी बात है, जी आपको पता ही है, ये रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको फिक्स ही है। मास ऑफ अर्थ एक यानी m1 दे रखा है, ये m2 दे रखा है, मास ऑफ मून ये रखना है, और यहाँ पर डिस्टेंस रखना है, क्या? रेडियस ऑफ अर्थ ना रख के ये रखना है। देन यहाँ पे फोर्स आप निकालोगे, और इसका फोर्स निकालने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, उसके अलावा आपका एक एग्जांपल है बुक के अंदर है, जहाँ पर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म होता है, उसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी आप सॉल्व करोगे, और एक एक्सरसाइज में भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है,
सो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा इसको लेंथ नहीं रखते। आशा करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द अगले टॉपिक्स लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।